नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट यानी प्रकाश के बारे में, जिसमें हमने जो बात की थी पिछले वीडियो में वो की थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हमने सीख लिया था और बहुत सारी पीछे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आगे अपने समझने में हेल्प करेंगे वो भी अपने पीछे इसमें कवर किए थे। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर इस तरह से है कि कंटिन्यूस आप वीडियो देखते रहेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से सारे जो चैप्टर है वो आपको कवर हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे जो उत्तल दर्पण है उससे प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हमने देख लिया था। आज अपन देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अपने को बहुत ज्यादा स्थितियां नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है इसका कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो सबसे पहली जो स्थिति लेंगे वो हम ये लेंगे कि जब वस्तु कहां पर रखी हुई हो, जब वस्तु कह दो या बिंब कह दो अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो। तो देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा। तो अपन देखते हैं जैसा हमने पीछे के वीडियो में देखा था अवतल दर्पण से बहुत सारी स्थितियां देखी थी, 6 स्थितियां देखी थी, वस्तु को अलग अलग जगह रख के अलग अलग प्रतिबिंब बनाए थे। आज अपन बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, पहले तो वो बनता कैसे है वो देखते हैं। तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरह का होता है, यानी बात करें जिसके कहां अंदर की तरफ पॉलिश की होती है। ये हमने इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, इसका मतलब ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा दर्पण। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका मुख्य अक्ष ले लेते हैं। मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, यहां पर P हो जाएगा, ध्रुव। अब क्या होगा, प्रकाश की किरणें बहुत सारी आएगी। आपतित प्रकाश किरणें अनंत से आएगी तो किस तरह से आएगी, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है तो दूर से आते हुए यहां क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। अब प्रकाश की किरणें क्या होगी, इसका वक्रता केंद्र यानी C और F किधर होंगे, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। इसका C और F होगा वो इस साइड में होगा। ये है इसका F और ये है इसका C। इस तरफ क्यों, आपको ध्यान रखना है ये गोला बनेगा पूरा किस तरफ, जिस तरफ ये पूरा गोला बनेगा उसी तरफ उसका F यानी फोकस, मुख्य फोकस, और C यानी वक्रता केंद्र उसी तरफ होता है। ठीक है, आपने पहले भी बात की थी जब अपने उत्तल और अवतल दर्पण पढ़े थे, तब भी यहां भी आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ ये गोला बनेगा किस तरफ, इस तरफ। और अवतल दर्पण को थोड़ा सा वापस याद कर ले, अवतल दर्पण में क्या होता है, C और F इस तरफ होता है, F और ये C। क्यों, क्योंकि ये गोला बनेगा किस तरफ, इस तरफ। तो जिस तरफ पूरा गोला बनेगा उसी तरफ क्या होगा, उसका फोकस बिंदु होगा या मुख्य फोकस होगा। अब प्रकाश की किरणें क्या होगी, इससे टकराने के बाद में यानी परावर्तन के बाद में कहां से जाएगी, ये ऐसे लगेगा जाते हुए प्रतीत होगी, कहां से, मुख्य फोकस से। ये आपको जाते हुए प्रतीत होगी मुख्य फोकस से, लेकिन जाएगी कैसे, यहां से परावर्तित हो जाएगी और कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से, और ये इस तरह से। तो आप देखिए यहां पर जो प्रकाश की किरणें हैं ये आपतित प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, और ये यहां से परावर्तन हुआ, ये वापस परावर्तित किरणें हैं। तो ये प्रतिबिंब बन कहां रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है, प्रतीत होता है मुख्य फोकस पर। तो यहां पर आपको तीनों जो चीजें लिखनी है वो क्या क्या होता है,
फिर से एक बार याद कर लेते हैं। हम तीन स्थितियां लिखते हैं, ए, बी और सी। ए में क्या लिखते हैं? ए में हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा हम लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। और तीसरा लिखा जाता है प्रतिबिंब का आकार। ये हम लिखते हैं। तो तीनों चीजें यहां पर लिख लेते हैं किस किस तरह से क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो एफ पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? एफ पर। पहली बात होगी कि प्रतिबिंब बन कहां रहा है? एफ पर। अब एफ पर बनता है तो देखो एकदम बिंदु जैसा बन रहा है, तो बहुत छोटा, क्योंकि परावर्तित प्रकाश की किरणें यहां पर मिल रही है। ठीक है। अब आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पीछे, कि इधर बनने वाला प्रतिबिंब बताओ आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो हमने बात की थी दर्पण से इधर, जो पीछे के दर्पण में, अवतल दर्पण में सारे के सारे इधर बने थे, तो वो वास्तविक थे, सिर्फ अंतिम प्रतिबिंब को छोड़कर। एक अंतिम प्रतिबिंब इधर बना था दर्पण से, तो हमने कह दिया था वो कौन सा है? आभासी है। तो ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है? इधर बन रहा है, तो ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब, और ये बनेगा सीधा, तो क्या लिखेंगे? आभासी व सीधा। इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कौन सी है? आभासी व सीधा है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बहुत छोटा। बहुत छोटा, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा, ध्यान रखना। तो तीनों चीजें हमने लिख ली। तो पहली स्थिति देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं। ध्यान रखना, इसमें दो ही स्थितियां बनती हैं, क्योंकि दूसरी स्थिति में सारे के सारे प्रतिबिंब वस्तु को कहीं रखो यहीं बनेंगे। ठीक है। तो जब वस्तु अनंत व पी के मध्य, अनंत व पी के मध्य मतलब ध्रुव के मध्य हो, ध्रुव के बीच हो, या फिर कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, जब वस्तु पी से परे हो। जब वस्तु पी से परे यानी पी से दूर हो। बहुत ही आसान से तरीके से इसका चित्र बनाते हैं और आपको एकदम से समझ में आ जाएगा ये कैसे बना। तो हमने क्या किया, ये हमने एक दर्पण ले लिया। कौन से प्रकार का दर्पण है ये? हम पढ़ ही रहे हैं कि ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। जो दर्पण बाहर की तरफ मुड़ा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। इसका खींच लेते हैं मुख्य अक्ष। ये इसका मुख्य अक्ष है। यहां पर इसका बिंदु हो गया P। हमको क्या करना है? वस्तु को रखना है P से परे, यानी अब इसके C और F तो क्या है? इधर है। C और F क्या है? इधर है। तो हम क्या करते हैं? वस्तु को रखते हैं यहां पर। ये हमने वस्तु को रख लिया यहां। आप कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं। हमने वस्तु को रखा यहां। ये हमारी वस्तु है ए बी। ठीक है। पहली प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य, इससे बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर, ये इस तरह से जाती है। अब जैसे ही यहां से जाएगी तो जाने के बाद में क्या होगा? दूसरी प्रकाश की किरण अपने को कहां से भेजनी है? दूसरी प्रकाश की किरण को भेजना है हमें यहां से। ध्यान रखना, इस तरह से यहां तक मैं बता रहा हूं, बाकी आगे अपन दूसरे तरीके से बनाएंगे। अब देखो, जैसे ये यहां से किरण जा रही है ये, तो अपने को लगेगा कि ये कहां से जा रही है? ये इस तरह से, मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है, और जाएगी किस तरह से? जाते हुए देखो यहां से इस तरह से, मुख्य फोकस पर इस तरह से। यहां ये डैश डैश क्यों बनाए? क्योंकि इधर जाते हुए प्रतीत होती है। और इसको भी क्या होगा? यहां पर अपन बनाएंगे तो ये प्रकाश किरण यहां से, ये इसके बाद जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वापस कहां से आती है? वक्रता केंद्र से ही वापस आती है। तो इसको अपन ये दर्शा सकते हैं कि ये तो इस तरह से जाएगी, और ये यहां से परावर्तित होने के बाद यहां से वापस आएगी। जा भी यहीं से रही है और आ भी यहीं से रही है।
क्योंकि वक्रता केंद्र से अपने पढ़ा था नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम में, कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है यानी सी से जाती है, वो वापस सी से ही आती है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां पर। तो इसकी तीनों चीजें लिखेंगे ए बी सी। तो देखो हमेशा आप वस्तु को कहीं भी रख लो, वस्तु को चाहे आप यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां, प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में ही बनेगा, ध्यान रखना। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब बन रहा है P व F के बीच, P और F के बीच में, P यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। प्रकृति कैसी है? इधर बन रहा है तो आभासी, इसमें अपने को पता चल जाएगा सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। तो देखो ऊपर की तरफ बन रहा है, ये इसको लिख देते हैं ए डैश बी डैश, तो सीधा ही बन रहा है। देखो वस्तु भी इस तरह से है, तो ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? वह सीधा। और अंतिम चीज लिखते हैं, अंत में क्या लिखना है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा ही है, तो लिखेंगे छोटा, या वस्तु से छोटा, इस तरह से पूरा लिख सकते हो या छोटा लिख सकते हो। तो इसमें अपने को जो उत्तल दर्पण है, इसमें दो ही स्थितियां बनानी होती है, क्योंकि बाकी सारी की सारी स्थितियां ये कवर कर देता है। वस्तु को एक तो अनंत पर रखेंगे, अनंत वाले तो ये स्थिति होगी, अनंत से बाद में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में ही बनेगा। तो ये दो ही स्थितियां बनानी है अपने को, कौन से दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तल और अवतल के उपयोग। अब अपन बात करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। तो पहले अपन लिख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है? ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, आपको खुद समझ में आता रहेगा कि कहां कहां इसका यूज किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, इसका यूज किया जाता है टॉर्च में, जो हमारे घरों में टॉर्च जलाने के लिए काम में लेते हैं उसके अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं सर्च लाइट में। टॉर्च में या सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? इसका अवतल दर्पण का। दूसरा इसका उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। वाहनों की हेडलाइटों में, वाहनों की हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो भी कौन सा होता है? वो भी दर्पण होता है अवतल दर्पण। तो आप कहेंगे सर जैसे कि आपने वाहनों की लाइट के आगे देखा होगा, लाइट के बाहर तो कांच इस तरह से लगा होता है, लाइटों की तो ये तो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, जो बाहर की तरफ मुड़ा होता है उसको तो अपन क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। पहले तो सबसे पहले बात कर ले, ये दर्पण नहीं होता है, ये होता है कांच। ठीक है, और जो दर्पण होता है ना, वो आपने देखा होगा इस तरह से लगा होता है लाइट में, और यहां पर लगा होता है उसका बल्ब। तो ये क्या करता है? ये जो इस तरह की आकृति बनी होती है, ये फिर आपने टॉर्च में देखा होगा, ये इस तरह की जो आकृति बनी होती है, यहां पर बल्ब लगा होता है। तो ये जो दर्पण बना, देखो यहां पर अंदर की तरफ इसके पॉलिश की होती है, ताकि प्रकाश किरण यहां से जाए तो टकरा के आगे सीधी चली जाए इस तरह से। तो ये जो अंदर प्याले जैसा, जो कटोरी जैसा लगा होता है, वो कहलाता है अवतल दर्पण। ऐसा ही सर्च लाइट में, टॉर्च में, जिसको अपन बैटरी भी कहते हैं जलाने के लिए, वो इमरजेंसी लाइट भी कहते हैं, इसके अंदर ये इस तरह से लगा होता है। तीसरा देखो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है सेविंग दर्पणों में। सेविंग दर्पण कौन से होते हैं? जो सेविंग वगैरह घर में काम में लिए जाते हैं, उस दर्पण का अपन घर में तो नॉर्मली समतल दर्पण काम में ले लिए जाते हैं, लेकिन काफी हद तक इसको काम में लिया जाता है, ताकि उसके अंदर देखेंगे तो अपना चेहरा बड़ा दिखाई देगा, ताकि आसानी से सेविंग की जा सके। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है सेविंग दर्पणों में, यानी दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए दर्पणों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला बात करें चौथा, तो इसका उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सा में।
किसके अंदर किया जाता है? दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा का मतलब क्या होता है? दांतों की अस्पताल, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं? जिससे क्या होता है, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देख सकें। प्रतिबिंब देख सकें, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि दांत बहुत छोटे होते हैं, जो उसके अंदर लगाकर, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लगाकर वहां पर क्या कर लिया जाता है, उस दांत का बड़ा साइज देखा जाता है, ताकि दांत के अंदर कोई कैविटी हो रही है, दांत खराब हो रहे हैं, क्या दिक्कत है दांत के अंदर, उसका अच्छी तरह से निरीक्षण कर पाए डॉक्टर। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है? दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और इसमें क्या होता है, सेविंग दर्पणों में चेहरे को बड़ा देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है? ताकि बड़ा चेहरा देख सके और आसानी से सेविंग बना सके। अंत में एक और देखते हैं इसका पांचवा और अंतिम उपयोग। पांचवा उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है सौर बत्तियों में। सौर बत्तियां, देखो ये क्या करती है सौर बत्तियां, इस तरह से मान लो अपने दर्पण लगा दिया, ठीक है, यहां पर अपने को क्या करना है, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो प्रकाश की किरणें आएगी, सारी टकराएगी और इस बिंदु पर आएगी। ये आ रही है, ये भी इस बिंदु पर आएगी, ये जा रही है, ये भी इस बिंदु पर, ये सारी सारी एक जगह इकट्ठी कर देता है। तो यहां पर अपने क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सौर बत्तियां क्या करती हैं, किसी भी चीज को गर्म करने के लिए या वहां पर सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वो एक साथ क्या करती है, सौर ऊर्जा इकट्ठी कर देती है, वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ये क्या करता है, अपने शुरू में ही पढ़ा था, अवतल दर्पण है वो प्रकाश को एकत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो ये प्रकाश को एकत्रित कर देता है, जिससे यहां पर अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे किसके उपयोग, ये थे पहला जो दर्पण अपने पढ़ा था अवतल दर्पण, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किसके अंदर उपयोग किया जाता है, टॉर्च या घर के अंदर जो सर्च लाइट, सर्च लाइट आपने देखी होगी कई बार, अगर टीवी वगैरह में देखते हैं तो जंगल में जाते हैं तो सर के ऊपर एक हेलमेट में भी लाइट लगी होती है, उसको सर्च लाइट कहते हैं, ठीक है। या फिर अपन घर में नॉर्मल टॉर्च यूज करते हैं, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि बल्ब लगा होता है, वो जो कटोरी होती है उसके अंदर, ठीक है, वो प्याले जैसा जो एक लगा होता है उपकरण, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, ये जो काम करता है वो अवतल दर्पण का करता है। वाहनों की हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, सेविंग दर्पणों में उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, और सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार का हमने दर्पण पढ़ा था, वो था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, देखो पहला उपयोग देखते हैं, ध्यान से देखना, इसको अच्छी तरह समझना। देखो वाहनों के पश्चदर्शी वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण में, ये पश्चदर्शी दर्पण क्या होता है, देखो अगर मान लो अपन, आपने देखा होगा वाहनों के या बाइक के या स्कूटी के आपके साइड में जो मिरर लगे होते हैं, वो मिरर क्या काम करते हैं, पीछे से आने वाले वाहन को देख सकें, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो जो पीछे के आने वाले जो, या कह सकते हैं पीछे के वाहनों को देखने के लिए, पीछे आने वाले वाहनों को देखने में ये क्या मदद करता है, इसके अंदर यही क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उससे बनने वाला प्रतिबिंब, उससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, एक तो सीधा बनता है, ठीक है, क्या बनता है, छोटा होता है, वह सीधा बनता है,
आभासी भी होता है, साथ में लिख सकते हैं आभासी भी होता है। ठीक है, अगर मान लो आप बाइक लेके जा रहे हैं और पीछे से मान लो कोई बस आ रही है, आपको वहां पर साइड देना है, तो आप क्या करेंगे, पीछे मुड़ के तो देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी रोड पर भी वाहन चल रहे हैं। तो आप उस मिरर के अंदर देख लेंगे, तो मिरर के अंदर आपको उस इतनी बड़ी बस का छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और उस कांच को आप ध्यान से देखना, जो साइड में मिरर लगा होता है गाड़ियों के, बड़े बड़े ट्रक के, बस के, तो उसका देखना हल्का सा बाहर की तरफ मुड़ा होता है। उसको आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मिरर लगा हुआ है ये हल्का सा बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जो बाहर की तरफ वक्रित हो या बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो। जिससे अवतल दर्पण क्या करता है, पीछे आने वालों का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनाता है, ताकि अपने को पीछे आने वाला वाहन सीधा दिखाई दे, और छोटा भी दिखाई देता है, ताकि इतना बड़ा, अगर कांच तो अपने पास मिरर तो इतना सा है, अगर पूरा बड़ा दिखाई देगा तो फिर देख ही नहीं पाएंगे उसके अंदर। इसलिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा आप इसके अंदर लिख सकते हैं एटीएम में सुरक्षा के लिए। आप एटीएम गए होंगे तो एटीएम के अंदर, एटीएम मशीन जहां पर आपने देखी होगी इस तरह से, जो जहां पर स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा एक बड़ा सा कांच लगा होता है। कई सोचते हैं कि ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा नहीं होता है, वो बड़ा सा कांच होता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आप जब एटीएम की तरफ ऐसे चेहरा करके खड़े हैं तो पीछे वाला, ठीक है, क्या हरकत कर रहा है वो आप देख सकें। वो आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहां पर एटीएम में आप पैसे निकालने गए हैं, तो पीछे क्या आपने देखा होगा एटीएम के अंदर बहुत सारी ऐसी हर जो घटनाएं होती है जिसके अंदर पैसे छीन लिए जाते हैं, या ऐसी घटनाएं होती है, उसको रोकने के लिए लगाया जाता है, ताकि पीछे वाला बंदा, आप उसको देख सके पीछे वाला व्यक्ति खड़ा क्या कर रहा है, कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा है जिससे आप उससे पता लगा सकें। ठीक है, और वहां पर आप अलार्म या जो सुरक्षा गार्ड है उसको बोल सकते हैं। तो एटीएम में भी इसका उपयोग किया जाता है, कौन सा, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण क्यों, क्योंकि वो जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा और सीधा, ताकि आप उसको पहचान सको, उसकी शक्ल देख सको। ठीक है, तो ये सारे उपयोग हैं किसके, उत्तल और अवतल दर्पण के। तो उत्तल और अवतल दर्पण के दोनों उपयोग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी इसके उपयोग। ध्यान रखना, यहां पर एक शब्द आया है, इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखना, क्या मतलब होता है इसका। ये जो लिखा है पश्च दर्श्य दर्पण, पश्च दर्श्य दर्पण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइवर के साइड में एक कांच लगा होता है, जिससे ड्राइवर क्या है, पीछे आने वाले वाहन को देख सकता है। वो अपने बाइक में, स्कूटी में लगा होता है, जब अपन चला रहे हो तो पीछे आने वाले वाहन को देख सके। तो उस जो दर्पण को कहते हैं पश्च दर्श्य दर्पण, या पार्श्व दर्पण भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम भी है पार्श्व दर्पण। ये पार्श्व दर्पण या पश्च दर्शक दर्पण एक ही बात होती है। इसके बाद में अपन देखें, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा आज की क्लास में जो अपने देखा था उत्तल और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमने देखे थे पिछली क्लास में, ये देखे थे हमने कि किस तरह से दर्पण बनते हैं, जब वस्तु को कहां पर रखें। ठीक है, और इसको हमने एक ट्रिक से समझा था ताकि सारे के सारे प्रतिबिंब इससे समझ में आ जाए। एक लास्ट वाला अंतिम वाला आपको क्या करना है, जो अंतिम जो स्थिति है, अंतिम स्थिति, इसकी अंतिम स्थिति कौन सी थी, जब वस्तु को कहां रखें, जो वस्तु रखी होती है F व P के बीच में, ये स्थिति आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, आपको बनाकर देखना है अच्छी तरह से इसको। बाकी आप सारी की सारी स्थितियां इससे याद रख सकते हो। इसके बाद में आज हमने जो देखा क्लास के अंदर, ये देखा सबसे पहले उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब कौन से बनते हैं। तो उत्तल दर्पण के अंदर ध्यान रखना, दो ही स्थितियां बनानी है, एक तो जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा जब वस्तु कहां पर हो, यानी अनंत और P के मध्य, क्योंकि इधर तो C और F तो है नहीं, वो तो सारे इधर है, और वस्तु हमेशा दर्पण से इधर ही रखेंगे। वस्तु हमेशा और हमेशा दर्पण से बाईं ओर रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में हमने इसकी दोनों तीनों चीजें देखी, स्थिति, प्रकृति और आकार। ध्यान रखना है यहां पर एक चीज आपको, कि जो हमने पढ़ा था पहले अवतल दर्पण,
और फिर हमने देखा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जितनी भी स्थितियां होती है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी ही बनता है, ध्यान रखना। कैसा बनता है? आभासी। और इसमें जो बनता है लगभग वास्तविक बनता है, लेकिन कुछ अपवाद है एक को छोड़कर। लास्ट अंतिम स्थिति जब वस्तु P और F के बीच में, इसीलिए वो स्टार लगाया कि एक आपको स्थिति ध्यान रखनी है, एक स्थिति छोड़कर बाकी सारी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो हमने बात की उपयोग की, तो उपयोग क्या है इसके अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के, इसको भी अच्छी तरह याद रखना, कई बार एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर अपन न्यूमेरिकल जो आपके बुक के दिए हैं, लेंस और जो दर्पण वाले न्यूमेरिकल दिए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, आवर्धनता क्या होती है, इन सबको आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे और साथ में ही हम सीखेंगे इनके न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं वो भी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।